यम 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 आसन प्राणायाम ध्यान धारणा तो इसमें प्राणायाम कौन से अंग पर आया, कौन से स्थान पर आया? प्राणायाम चतुर्थ स्थान पर में। स्थान चतुर्थ है ना, यम नियम आसन फिर प्राणायाम। तो आसन तीसरे स्थान पर आता है और प्राणायाम चतुर्थ स्थान पर आता है, जिसको कि आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सांस लेने का खास तकनीक के जरिए मन को शांत रखने और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जाती है। नियमित रूप से ध्यान करने से फेफड़े भी स्वस्थ रहते हैं और मानसिक शांति का अनुभव होता है। देखिए, आसन जो है, आसन से आप शारीरिक स्थिरता लाते हैं, अपने अंदर शारीरिक स्थिरता आती है। आसन जब आप किसी भी एक पोजीशन में कुछ देर तक, लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सकें, ठीक है, तो ध्यान के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए सबसे जरूरी है फिजिकल स्टेबिलिटी, शारीरिक स्थिरता। शारीरिक स्थिरता किससे आएगी आपके अंदर? आसन के अभ्यास से। जब आप आसन करते हो तो उससे बाकी फायदे तो होते ही हैं, आपकी मसल्स और जॉइंट सब कुछ अच्छा होता है, बट आपकी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आसन बहुत महत्वपूर्ण है। आसन आपके मन और शरीर को एक स्थिरता देता है। आप कुछ देर एक समय एक जगह टिक के आराम से स्थिरता पूर्वक बैठने की क्षमता आपकी बढ़ती है जब आप आसन का अभ्यास करते हैं। लेकिन प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम आपके श्वासों पर काम करता है, श्वासों पर नियंत्रण आता है प्राणायाम के द्वारा। ठीक है, आसन से तो शारीरिक स्थिरता आ गई, प्राणायाम से आपके श्वासों पर नियंत्रण। प्राणायाम में जो है आपका नियंत्रण रहता है। कोई भी आप प्राणायाम कर रहे हो, श्वास लेने का समय, छोड़ने का समय, उसको अंदर रोकने का समय या बाहर रोकने का समय, वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है। कितनी देर में ले रहे हो, कितना होल्ड कर रहे हो, है ना। तो नियंत्रण के साथ है आपका प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम का मतलब क्या हुआ? प्राण का प्राण का नियंत्रण करना। अभी सुन लीजिए। तो प्राण आयाम माने किसी चीज का विस्तार करना, किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, तो प्राण का विस्तार होता है। ठीक है, प्राण मतलब आपकी श्वास। आप और जैसे तो प्राण का जब विस्तार होता है तो उससे आपकी आयु का भी विस्तार होता है। ठीक है, तो प्राण आयाम नियमित करने से आप अपने प्राणों का, प्राण किसको बोलते हैं? प्राण कहा जाता है यहाँ से यहाँ तक के जो श्वास है उसको, जो आपके लंग्स में जा रही है नाक के द्वारा, तो उसका विस्तार होता है, उसको आप बढ़ा पाते हो, आयाम। ठीक है, तो श्वासों के विस्तार को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम का विस्तार, प्राणों का विस्तार नियंत्रण के द्वारा आप करते हो। श्वासों पर नियंत्रण के द्वारा श्वासों का विस्तार आप करते हो, जो है प्राणायाम। ठीक है, आप को ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गिनती की श्वासें मिली हैं। ठीक है, अब चाहे आप उसे तेज तेज लेके जल्दी जल्दी खत्म कर लें और श्वासों पर नियंत्रण करके उनका विस्तार कर लें। ठीक है, तो उतना ही लंबा आपकी श्वासें चलेंगी। तो ये काम होता है प्राणायाम का। तो प्राणायाम तो इसमें श्वास लेने की खास तकनीक होती है, मन को शांत। और हमारा मन जो है, मन के विचार, जब आपको गुस्सा आता है, आपको डर लगता है, आपको भय होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। जैसे गुस्सा आता है तो क्या होता है? श्वासें तेज गति से चलती हैं, है कि नहीं? किसी को भी जब गुस्सा आता है तो यानी कि हमारे मन के भाव हमारी श्वासों से जुड़े हुए हैं। अगर आपको अपना गुस्सा कम करना है, अपना डर कम करना है, अपने नेगेटिविटी कम करनी है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, तो क्या करना चाहिए?
ऐसे नहीं कम होगा कि मुझे अपना गुस्सा कम करना है या कुछ, तो श्वासों पे काम करना होता है। श्वासों की गति जितनी मंद होगी उतना ही आपका मन शांत होगा। नॉर्मली एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में, आज के समय में 15 से 18 श्वास लेता है 1 मिनट में। लेकिन जब आप एंजाइटी, हाइपरटेंशन, फियर, डर या गुस्से में होते हो तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। आप 1 मिनट में 15 से 20 से भी ज्यादा, 25 से भी ज्यादा, और कई कई बार तो हमारी ब्रीदिंग इतनी फास्ट हो जाती है कि हम 1 मिनट में 25-30 श्वास ले रहे होते हैं। तो यानी कि आप अपनी क्षमता से दुगना तिगना काम कर रहे हैं। आपके लंग्स, आपके श्वास तेजी से जाने का मतलब केवल श्वास नहीं है। श्वास तेज जाएगी तो हार्ट के द्वारा ही तो पंप होके वो पूरे शरीर में पहुंचेगी, तो हार्ट को भी पंप तेज करना पड़ेगा, ज्यादा पंप करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी हार्ट बीट, पल्स रेट ज्यादा तेज चलेगा। आजकल आपने बहुत सुना होगा पल्स रेट हाई रहता है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है जब मन घबराता है। तो हार्ट बीट क्यों तेज हो रही है? क्योंकि आपकी ब्रीदिंग रेट तेज हो रहा है। ब्रीदिंग रेट कैसे तेज हो रहा है? वो आपके मन के भाव के अनुसार बदलता है। ठीक है, तो दिल की धड़कन को सीधा सीधा कम नहीं किया जा सकता। दिल की धड़कन श्वासों से बंधी है और श्वास मन के भाव से बंधे हैं। क्रम है, ये सीक्वेंस है। और जब हार्ट बीट बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, ये एक सीक्वेंस चल रही है। फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई होएगा, आपका हार्ट बीट फास्ट होएगी, ब्रीदिंग फास्ट होएगी, ये सब प्रॉब्लम्स ही तो आती हैं। और एंजाइटी लेवल कहा किसे जाता है? एंजाइटी लेवल उसी को कहा जाता है जब आप निरंतर इस अवस्था में बने हुए हैं। इस अवस्था में किस में? यानी कि जिस व्यक्ति की कंटिन्यू ब्रीदिंग रेट फास्ट है, आपकी हार्ट बीट फास्ट है, ब्लड प्रेशर हाई है, तो इस अगर अवस्था में आप निरंतर बने हुए हैं तो इसी को एंजाइटी कहा जाता है। ठीक है, जो आजकल आप सुनते हो कि एंजाइटी बढ़ गई, एंजाइटी बढ़ गई, तो एंजाइटी क्या है? पहले तो यही समझना चाहिए कि एंजाइटी है क्या। तो काम कहाँ करना है? श्वासों पर। और श्वासों पे काम किसके द्वारा होता है? प्राणायाम के द्वारा। ठीक है, तो नियमित रूप से प्राणायाम करने से आपके मन के भाव भी सकारात्मक होंगे और जिससे ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन होगा, हार्ट बीट स्लो डाउन होगी, ब्लड प्रेशर डाउन होगा, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल डाउन होने लगेंगे। ठीक है, तो ये अभी शॉर्ट में बता रही हूँ प्राणायाम के बारे में। इसके बाद आता है आहार, संतुलित आहार। सिर्फ योग के आसनों का अभ्यास ही काफी नहीं है, बल्कि योग के सिद्धांत में आहार को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। पौष्टिक व संतुलित आहार आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है और आपको स्वस्थ रखता है। जब आप स्वस्थ रहते हैं तभी एकाग्रचित्त होकर सही तरीके से योग अभ्यास कर सकते हैं और इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। देखिए, ना सिर्फ योग, कोई भी काम करने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है? ध्यान। चाहे खाना बनाना हो, पढ़ना हो, कोई भी काम करना हो, घर से बाहर जाना हो, तो क्या कहते हैं? ध्यान से खाइए, ध्यान से जाइए, ध्यान से करिए ना। तो ध्यान तो हर कार्य में चाहिए हमें। तो और ध्यान अलग अलग चीजों से प्रभावित होता है। हमारे खान पान का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप सात्विक आहार करते हो तो मन शांत रहता है, सकारात्मक विचार आपके अंदर आते हैं। अगर आप राजसिक और तामसिक भोजन करते हैं, ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड, अत्यधिक चीनी, अत्यधिक मीठा, है ना, तो ऐसा भोजन अगर आप करते हैं तो ये आपके मन के विचार को भी प्रभावित करता है। तो आपका भोजन संतुलित होना चाहिए और सबसे जरूरी है सात्विक होना चाहिए। सात्विक भोजन आपके मन को शांत करता है। ठीक है, आपके मन के भाव को बदलता है। जो लोग आजकल गुस्सा क्यों बढ़ रहा है?
क्योंकि हमारा भोजन भी बदल रहा है। हम बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा ऑयली जंक फूड ये सब खाते हैं। तो ये सब भोजन हमारे हमारे भावों को भी बदल देते हैं। अगर आप सिंपल सात्विक भोजन करेंगे तो मन के विचार भी सात्विक रहेंगे। ठीक है, तो भोजन आपके मन के विचारों को, एकाग्रता को बहुत प्रभावित करता है। आप कैसा, आपकी सोच पता चल जाती है, उससे आपकी सोच से पता चलता है कि आप कैसा भोजन करते होंगे। ठीक है, जो बहुत ही अग्रेसिव दिखने वाला व्यक्ति है, बहुत ही, तो इसका मतलब समझ आ जाता है कि वो राजसिक तामसिक तामस वाला भोजन, जो बासी भोजन, ऑयली जंक फूड, एल्कोहल, तो ये सब का सेवन करता है, तो तमस गुण उसके अंदर, आलस, निद्रा, आलस छाया रहता है, तो ये तमस गुण है। कोई भी काम नहीं करने का मन करता। राजसिक भोजन करने वाले के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब बहुत होते हैं। तो मन के भाव भोजन के अनुसार भी परिवर्तित होते हैं। पॉजिटिव सोच, योग से शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ रखने की एक तकनीक है। तभी तो इसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत वो पॉजिटिव सोच को बढ़ावा देना। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके विचार अपने आप शुद्ध हो जाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। आप अपने कमजोर और मजबूत पहलुओं को समझ पाते हैं और योग का नियमित अभ्यास से आप अपने आप को अनुशासित करने में भी सफल होते हैं। देखिए, डिसिप्लिन तो हर काम में जरूरी है। आप अगर कोई क्लास भी अटेंड करें तो इसमें भी डिसिप्लिन चाहिए। हर काम में डिसिप्लिन, सोने के टाइम में, उठने के टाइम में, खाने के टाइम में, जो काम आप डिसिप्लिन के साथ करते हो उस हर काम में आपको सफलता मिलती है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है कि चलो आज कर लेते हैं, आज छोड़ो छोड़ो, आज मन नहीं है, आज रहने देते हैं, है ना, तो वहां डिसिप्लिन नहीं है, तो एकाग्रता भी नहीं आएगी। तो योग के लिए भी सबसे पहली चीज होती है डिसिप्लिन। ठीक है, जो नियम आपने बनाए हैं उन नियमों को मजबूती के साथ फॉलो करना। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन तकनीक के जरिए योग सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का काम करता है। देखिए, आसन तो आपने समझ लिया, शारीरिक स्थिरता दे रहा है। प्राणायाम श्वासों पर नियंत्रण कर रहा है। ध्यान में क्या होता है, ध्यान में आप श्वासों पर केवल ध्यान लगाते हो, उसमें आपका नियंत्रण नहीं है। आप केवल श्वासों की गति को देख रहे होते हो। ठीक है, आंखें बंद करके, आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आपने ना ही उनको रोकने की कोशिश की श्वासों को, ना ही आप उन्हें तेजी से या कुछ भी कर रहे हो, आप बस ये देख रहे हो, बस आपका ध्यान है श्वासों पर। तो वो किसी भी चीज पर आप ध्यान लगा लो, भगवान की मूर्ति पर ध्यान लगा लो, है ना, किसी भी काम में आप ध्यान लगा लो, तो वही आपको जो है मन को शांत कर देता है। तो ये ध्यान है। ठीक है, पाश्चात्य अवधारणा के अनुसार मानसिक आरोग्य को समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि पाश्चात्य मनोविज्ञान क्या है। पाश्चात्य मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। यह मानव जीवन के व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन करता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मन द्वारा मानसिक जगत का ही अध्ययन किया जाता है तथा यह मानव के व्यवहारिक जगत तक ही सीमित रहता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में यह मान्यता है कि शरीर की क्रिया से ही मन क्रियाशील होता है और उसमें मन को स्वतंत्र सत्ता नहीं माना गया है, बल्कि मन को साधारण मानसिक प्रक्रियाओं के ज्ञान का साधन माना गया है। मन को कंप्यूटरवत यंत्र माना गया है, उसमें वस्तु प्रत्यक्ष के आधार पर ही है। वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा प्रयोग से प्राप्त ज्ञान को वास्तविक ज्ञान माना गया है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मन को मस्तिष्क की एक क्रिया का कार्य माना गया है।
यह क्रिया के अतिरिक्त मन का कोई अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मानसिक आरोग्यता प्राप्त करने के लिए मन को प्रसन्न रखने के लिए कहा गया है। तो यानी कि जो वेस्टर्न स्टेडियम क्या कहते हैं, तो उनके अनुसार जो जो विचार आए वो आपके दिमाग में आए, मन जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, तो मन उन्होंने उनका मानना है कि बस जो शरीर की क्रियाएं हो रही हैं ऐसे ही मस्तिष्क में अलग अलग विचार आते हैं, और ये आपके सिर्फ मस्तिष्क का ही एक वो है हिस्सा है कि आपकी अलग अलग प्रकार की सोच आती है। मन का जो है शरीर की क्रिया से ही मन क्रियाशील होता है। तो शरीर उनके अनुसार बस शारीरिक क्रिया की तरह ही मन मतलब वो है एक एक्टिविटी है। तो मन को वो अलग से कोई भी ना ही वो मानते हैं और ना ही मन पर वो काम करते हैं। मनोविद कुछ अलग अलग लोगों के मत हैं। उनके अनुसार मानसिक जो मनोविद स्ट्रेंज के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य उस सीख हुए व्यवहार से अधिक कुछ भी नहीं है जो कि सामाजिक रूप से अनुकूल हो और जो व्यक्ति के जीवन को पर्याप्त रूप से सामना करने की क्षमता देता हो। तो बस मानसिक स्वास्थ्य क्या है कि आप सामाजिक सोशल उसमें आप अच्छा बिहेव कर रहे हैं और हर जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अच्छे से फेस कर पा रहे हैं, उनकी क्षमता आपके अंदर है, तो बस आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। पीवी ल्यूकन के अनुसार मानसिक रूप स्वस्थ व्यक्ति का वह है जो समसुखी है, अपने पड़ोसियों को शांतिपूर्वक रहता है पड़ोसियों के साथ और अपने बच्चों को स्वस्थ नागरिक बनाता है, और इस आधारभूत कर्तव्य को करने के बाद भी जिसमें इतनी शक्ति बच जाती है कि वह समाज के लिए कुछ हितकारी कर सके, तो वह एक स्वस्थ पुरुष है या व्यक्ति है। कार्ल मेनिंगर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य अधिकतम प्रभावशाली एवं सहर्षता के साथ वातावरण में उसके प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के साथ मानव समायोजन, एक संतुलित मनोदशा, सजग बुद्धि, सामाजिक रूप से मान्य व्यवहार और प्रसन्न चित्त बनाए रखने की क्षमता है। यानी कि वो चीज जो प्रभावशाली एवं सहर्षता के साथ, मतलब कि आपकी मनोदशा संतुलित हो, सुख और दुख में सजग बुद्धि हो, अवेयरनेस अच्छी हो, सामाजिक रूप से आप अच्छे व्यवहार करते हो और हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हो। तो ऐसे ये एक अच्छा स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग मत दिए गए कि ऐसे ये सब चीजें एक मनुष्य को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं। अतः मानसिक स्वास्थ्य व्यक्तित्व के विश्वस्त गुणों की स्थिति को परिभाषित करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज में समायोजन कर सकता है एवं संतुलित स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिससे विभिन्न परिस्थितियों में वह श्रेष्ठ व्यवहार कर सकता है। समाज के साथ समायोजित करने के लिए व्यक्ति को सामान्य होना आवश्यक है। अतः मानसिक जो स्वास्थ्य है व्यक्ति के विश्वस्त गुणों की स्थिति को परिभाषित करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज में समायोजन कर सकता है, समाज में अच्छी तरह से ढल सकता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वह संतुलित मानसिक स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिससे विभिन्न परिस्थितियों में विवेक श्रेष्ठ व्यवहार, जैसे कि मैंने भी बताया, सुख में दुख में कोई आप पे ना कोई विपरीत परिस्थितियां हैं आपकी, तो अभी क्या होता है कि हम थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति आती है। विपरीत का मतलब क्या है? मतलब जो हमारे अनुसार जैसा हमने सोचा उसके अनुसार नहीं हुआ। देखिए हम हर कोई व्यक्ति एक कल्पना कर लेता है कि ये ऐसे ऐसे मेरी लाइफ होनी चाहिए, है ना। तो बस उस कल्पना के अनुसार हम अपनी जीवन को चलाना चाहते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि वो जो अपनी कल्पना करे अपने जीवन की, लाइफ तो वैसे नहीं चलेगी जैसे आपने कल्पना की, जैसे आपने सोचा। तो
जब उसके अनुकूल कुछ नहीं हो रहा, जो आपने सोच लिया, मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि वो आपके अनुसार एक विपरीत परिस्थिति हुई। ठीक है, तो उस परिस्थिति में भी अपने आप को, अपने मानसिकता को संतुलित बनाए रखना, उसमें भी एकदम हड़बड़ा न जाना, उसमें एकदम घबरा मत जाना। अभी प्रॉब्लम ही तो ये होती है कि हम थोड़ा सा भी कोई चीज हमारे अनुसार नहीं हो तो हम घबरा जाते हैं, वहीं हम पैनिक करने लगते हैं। तो अधिकतर स्ट्रेस, एंजाइटी के जो रीजन होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते। ठीक है, तो चाहे कोई भी, तो वो क्या होता है कि मतलब आपका संतुलन कैसा है। देखिए, आप विपरीत परिस्थिति, आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी है जो आपने इमेजिन नहीं करी थी पर आ गई, तो उस परिस्थिति में आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, वो आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आप उसमें घबरा गए या उस परिस्थिति में दृढ़ता के साथ खड़े रहे और अपने साथ साथ औरों को भी उस परिस्थिति से बाहर निकाला। तो ये आपके डिपेंड करता है आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पे आपकी मानसिक स्वास्थ्य पर निर्धारित करता है कि आप किस परिस्थिति में कैसा बिहेव करते हैं। तो अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा तो आप वहां पर भी विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल व्यवहार करेंगे और एक अवेयरनेस के साथ, उसके साथ उस परिस्थिति से बाहर निकलने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी किसी परिस्थिति को देखकर एकदम घबरा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसको समझना चाहिए कि आप उस परिस्थिति में कैसे जो है उससे बाहर निकल सकते हैं। सामान्य तथा असामान्य के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने आज भी आम सहमति नहीं है। एक समाज में सामान्य माने जाने वाले व्यवहार शैली दूसरे समाज में सामान्य मानी जाती है। किसी भी समाज में संस्कृति, परिस्थिति तथा काल के अनुसार सामान्य और असामान्य संकल्पनाएं बनाई जाती हैं। उसी प्रकार यह आवश्यक नहीं कि किसी कार्य में प्राप्त क्षमता और परिमाणिकता यदि मनोविज्ञान की दृष्टि से भी सामान्य मानी जाए। सामान्य को समझने के लिए मैं आधुनिक वैज्ञानिकों के अर्थों को समझना आवश्यक है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि हर समाज की अपनी एक धारणा होती है, अपने एक नियम होते हैं। तो हर जो हो सकता है, जरूरी नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज का जो संस्कृति है वो यहाँ की नहीं है। हमारे यहाँ जो सही गलत की परिभाषा अलग है, वहां सही गलत की परिभाषा अलग है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सेम कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई हो जाए। तो अपने हमारे जो है समाज के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार, समय के अनुसार क्या सामान्य है, क्या असामान्य है, उनका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल जाता है। तो हमेशा अपने समाज, अपनी संस्कृति के अनुसार चीजों को देखना चाहिए, ना कि दूसरी संस्कृति के अनुसार।
तो यहाँ पे भी कुछ अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें समझाने की कोशिश की है, जैसे फ्राइड का विचार। फ्राइड के मतानुसार मन के उपकरण के 3 घटक इदम अहम परम, इन तीनों घटकों में होने वाले असंतुलन के परिणाम स्वरूप असामान्यता का उद्भव होता है। इनका कारण बचपन में दबी हुई आवश्यकताएं, इच्छाएं और व्यक्तिगत मूल्य निर्माण में असफलता ही है। ये सभी असामान्यताओं के कारण है। फ्राइड की दृष्टि से प्रेम करने की तथा प्रेम को स्वीकार करने की क्षमता तथा उत्पादन क्षमता सामान्य के संकेत हैं। तो यानी कि मन के उपकरण इदम अहम परम, तो ये 3 घटक हैं, जो अगर इनके बीच में असंतुलन आता है तो उसको हम असामान्य कहा जाता है। इनका कारण बचपन में दबी हुई आवश्यकताएं, अगर हमारे बचपन में कोई इच्छाएं, आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति ना हो, वो इच्छाएं हमारे मन में दबी हुई हो, हमें व्यक्तिगत रूप से उभरने बहुत कम मौका ना मिला हो, तो वो चीज हमारे अंदर एक चीजें दबाव में आती हैं और यही सब चीजें हमारे अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। तो जो बड़े होकर आपके बिहेवियर में नजर आती है, बचपन का जो भी मानसिकता है वो हमेशा जीवन पर्यंत आपके बिहेवियर में दिखाई देती रहेगी। तो इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि अनावश्यकताओं को पूरा किया जाए, पर बहुत ज्यादा अगर डर, भय और बहुत ज्यादा हर एक बात पे रोकना टोकना बच्चों को करेंगे तो उसके अंदर, बच्चों के अंदर एक असामान्य वो मानसिक स्वास्थ्य उसके अंदर डेवलप होने लगता है, जिससे वो हर किसी भी काम को करने से हिचकिचाने लगता है। तो यहाँ से कई बार शुरुआत होती है, जैसे हम हर बच्चे को कुछ भी करने से रोकते हैं, ये भी मत करो, ये भी मत करो, ऐसा मत करो, ये नहीं लो, वो नहीं लो, ये तो हर चीज के लिए जब उस मतलब तो वो चीजें उसके व्यवहार में उसके अंदर एक दबाव पैदा करती हैं, उसके व्यक्तित्व में वो सब चीजें झलकती हैं उसके, जैसे फिर धीरे धीरे वो चिड़चिड़ापन, गुस्सापन वो में परिवर्तित होने लगता है। और ऐसे व्यक्ति की जो क्षमता है सोचने की, सकारात्मकता है, वो भी कम होती है, क्योंकि उसके मन के भाव को पूरी तरीके से खुलने नहीं दिया गया। ठीक है, तो मन के भाव को खुलने के लिए हमारे अंदर गुस्सा, भय, चिड़चिड़ापन ये नहीं पनपने चाहिए। तो कई बार इनकी शुरुआत जो है बचपन से ही हो जाती है। फ्राइड की दृष्टि से प्रेम करने की तथा प्रेम को स्वीकार करने की क्षमता तथा उत्पादन क्षमता सामान्य के संकेत हैं। तो प्रेम करना मतलब प्रेम किसी भी रूप में हो, भगवान से हो, माँ बाप से हो, किसी भी व्यक्ति से हो, तो वो जो प्रेम करने का जो भाव है, प्रेम का जो भाव है, वो एक नेचुरल भाव है। और उत्पादन क्षमता यानी कि प्रोडक्टिविटी, आपके अंदर किसी भी काम को करने की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो ये सब नॉर्मल व्यक्ति के या नॉर्मल मेंटल हेल्थ के साइन है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो ही आपके मन में प्रेम का भाव आएगा, तो ही आपके अंदर क्रिएटिविटी मतलब उत्पादन क्षमता तब आती है जब नए विचारों का सृजन होता है। नए विचार का सृजन ऐसे व्यक्ति, जो व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता हो, डर हो, गुस्सा हो, भय हो, चिंता हो, ओवर थिंकिंग हो, तो अगर आपके अंदर ये भाव हैं तो आपके अंदर कभी नए विचार नहीं आ सकते। नए विचार हमेशा उस व्यक्ति के अंदर ही आएंगे जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। और किसी भी कार्य में सफलता के लिए क्या जरूरी है? नए विचारों का सृजन होना, क्रिएटिविटी आना आपके अंदर। और क्रिएटिविटी किसी भी तब नहीं आती जो मनुष्य मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। ठीक है, फोकस ही नहीं कर पा रहे, अपने विचार कहाँ से आएंगे? तो उत्पादन क्षमता कम होती है ऐसे व्यक्ति की जो तनाव में होता है।
ठीक है, तो अगर आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ानी है तो पहले क्या करना होगा, आपको अपनी नकारात्मकता दूर करनी होगी। नकारात्मकता किसी भी रूप में हो, आपके अंदर जेलसी की भावना आ रही हो, गुस्से का भाव आ रहा हो, डर का भाव आ रहा हो, ये सब नकारात्मक विचार हैं। ठीक है, तो ऐसा कहना या ऐसा समझना कि हमारे अंदर कोई नकारात्मक भाव नहीं आता, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आप झूठ बोल रहे हैं, किससे? खुद से। तो पहले तो अपने आपके मन के जो नकारात्मक भाव है, मतलब समझना चाहिए, हर एक के अलग अलग हो सकते हैं। तो पहले तो अपनी वीकनेस को समझिए कि मेरे अंदर ये भाव पे मुझे काम करना है। मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, मुझे हर बात से घबराहट, बात से डर लगने लगता है, या मुझे किसी व्यक्ति को देख के जेलसी की भावना आती है। तो हर किसी को पता होता है कि हमारी वीक पॉइंट कहाँ है। ठीक है, तो अपने नेगेटिविटी पर काम करिए। जो जिस व्यक्ति का नेगेटिव पॉइंट है उसको दूर करने पर, जैसे जैसे उस पर काम करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर नए विचारों का सृजन होने लगेगा, क्रिएटिविटी आएगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, है ना। तो आप प्रेशर में, स्ट्रेस में रह के किसी भी काम में सफलता नहीं पा सकते हैं। अगर आप प्रेशर ले लें किसी भी एग्जाम का तो आप नहीं अच्छा कर पाएंगे। अगर अवेयरनेस के साथ, अच्छी सजगता के साथ पढ़ोगे तो ही अच्छा कर पाओगे, और उसके लिए जरूरी है मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर होना, आपके अंदर कोई नकारात्मक भावना हो। ठीक है, सकारात्मकता के साथ पढ़ें या अपना जो भी काम करें तो वो भाव पे काम करना चाहिए। योग यही तो करता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। चित्त की वृत्तियों का यानी कि मन की कमियों का। हर किसी के अंदर मन की कमी है, तो अपनी मन की कमियों को, अपने दोष को दूर करते हैं योग के द्वारा। उसमें आसन भी है, प्राणायाम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, हर चीज का मदद करती है आपकी। हर चीज के द्वारा हम अपने चित्त की वृत्तियों, चित्त माने मन, वृत्तियों माने कमियों को, चित्त की वृत्तियों को दूर करते हैं। ठीक है, तो योग का उद्देश्य क्या है? आपसे कोई पूछे आप योग कर रहे हैं, योग पढ़ रहे हैं, तो योग का उद्देश्य क्या है? योग करता क्या है? योग करता है चित्त की वृत्तियों का निषेध या निरोध करता है, खत्म। तो योग, जब मन के दोष दूर हो जाएंगे, मन की कमियां दूर हो जाएंगी, तो अपने आप मन स्वस्थ हो जाएगा। मन में सजगता, सरलता, है ना, और सृजन, नए विचारों का सृजन तभी तो होगा। तो जब तक दोष बने रहें, जैसे शरीर में अलग अलग बीमारियां होती हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये शरीर के रोग हैं, इसके लिए आप अलग अलग ट्रीटमेंट लेते हैं। ऐसे ही मन के रोग होते हैं, जैसे गुस्सा, डर, चिंता, भय, तो इन रोगों को दूर करिए। ठीक है, जब ये रोग दूर होंगे तो मन अपने आप स्वस्थ होगा। आज हम यहीं तक रखेंगे। 10 मिनट आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन? तो फिर मैं पूछूंगी अभी आपसे। इतने सब लोग जुड़े हुए हैं, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है जो आज हमने पढ़ा उससे रिलेटेड? तो सजगता नहीं है। सजगता होगी तभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन उसी माइंड में आते हैं जो माइंड सजग है, अवेयर है। ठीक है, क्रिएटिविटी यानी कि क्वेश्चन का आना भी एक क्रिएटिविटी है। अगर आपके अंदर क्वेश्चन ही नहीं आ रहे तो इसका मतलब सजगता ही नहीं है अभी, तो मन में कमियां हैं, सबके कमियां हैं। चलिए, अच्छा बताइए कि
मैंने आज बताया अभी क्लास के बीच में ही कि हमारी ब्रीदिंग रेट एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति का कितना होता है या कितना होना चाहिए। मैम 1 मिनट में 15। हाँ, 1 मिनट में 15 होना चाहिए। पर 15 होगा, ऐसे ऐसे 15 15 से 18। हाँ, मतलब ऐसे अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी कभी किसी ने अपनी ब्रीथिंग रेट चेक किया है बैठ के कभी, कि जैसे पल्स रेट चेक कराते हो डॉक्टर से या खुद से, या ब्लड प्रेशर चेक करते हो, तो कभी किसी ने ब्रीथिंग रेट चेक किया है कि कितनी तेज श्वासें चल रही हैं आपकी? कभी चेक किया है अपने? नहीं मैम। तो बैठ के, जैसे ही बैठ के देखने लगोगे श्वासों की गति, वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाएंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस बैठना है, खड़े होना है, कुछ भी श्वासों की गति पर ध्यान लगा लीजिए। बस ये देखना शुरू कर दीजिए कि श्वासों की गति चल किस गति से रही है, क्या गति है उनकी। तो जैसे ही आप ध्यान लगाओगे, आप देखोगे वो अपने आप मंद होने लगती है, अपने आप स्लो डाउन, पूरा जो स्ट्रेस हो वो तुरंत डाउन हो जाएगा। यही ध्यान है। किसी भी बिंदु पर, मन पर, श्वासों पर आंतरिक ध्यान, जब दो तरीके के ध्यान होते हैं। जब आप बाह्य किसी भी चीज पे ध्यान लगा रहे हो तो वो बाह्य ध्यान है। जब आप अपने शरीर के अंदर ध्यान लगा रहे हो तो वो आंतरिक ध्यान है। आंतरिक ध्यान में आपकी श्वासें हो सकती हैं, आपके अलग अलग चक्र हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप आंतरिक ध्यान का अभ्यास बाद में होता है। शुरू में हम बाह्य अभ्यास करते हैं। ठीक है, पहले बाहर की किसी वस्तु पे टकटकी लगाकर देखना शुरू करें। तो पूजा और पाठ जो है, पूजा, भगवान की मूर्ति को देखना भी एक ध्यान है। जब आप बैठकर पूजा करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, भगवान की मूर्ति आपके सामने है, आपका ध्यान उन पर है, तो आप उन्हें देखकर ध्यान एकाग्र चित्त होकर मंत्रोच्चारण करें, तो वो एक ध्यान का अभ्यास है। ठीक है, तो ध्यान तो ऐसे अलग अलग, जैसे दिए की फ्लेम पे दिया जलाया जाता है पूजा में अलग से, तो वो उसकी बाती पे ध्यान लगाएं, तो वो ऐसा नहीं होगा पहले ही दिन लगेगा, धीरे धीरे लगने लगेगा जैसे ही जैसे आप ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो प्राणायाम कितने, कौन कौन से प्राणायाम होते हैं, क्या आपने पढ़े अभी? जी मैम। मैम अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, नाड़ी शुद्धि, कपालभाति है, उज्जयी है। देखिए ऐसे आंसर मत दीजिए, जिसको आंसर देना है पहले वो हैंड रेज करेगा। ठीक है, आपके उसमें एक ऑप्शन है हैंड रेज करने का, जिसको मैं कहूंगी केवल वही माइक ऑन करेंगी। ठीक है, तो आप सब अपने अपने माइक ऑन कर ऑफ कर लीजिए, पहले माइक बंद करिए। माइक बंद करने के बाद अब आप जिसको जो आंसर देना चाहते हैं, कि मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी, कपालभाति की भी अभी आपने बात की, तो इसका आंसर कौन देना चाहेगा कि कपालभाति एक प्राणायाम है या नहीं है? इंदिरा गुप्ता जी, आप बताइए। कपालभाति प्राणायाम है मैम। कपालभाति प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम है आपके अनुसार? चलिए देखिए, कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है। ठीक है, माइक ऑफ करिए इंदिरा जी अपना। तो प्राणायाम नहीं है। ठीक है, कपालभाति एक क्रिया है। ठीक है, जैसे आपने आयुर्वेद में पंचकर्मा सुना है कि पंचकर्मा होता है, तो पंचकर्मा शुद्धिकरण, आयुर्वेद के अनुसार जो शुद्धिकरण होता है पंचकर्मा के द्वारा होता है। ऐसे ही योग में भी शरीर का शुद्धिकरण होता है, तो योग में शरीर का शुद्धिकरण 6 क्रियाओं के द्वारा होता है। ठीक है, 6 क्रियाएं होती हैं,
उन 6 क्रियाओं में से एक क्रिया है कपालभाति क्रिया। ठीक है, तो कपालभाति, कपाल किसे कहते हैं? फोरहेड को मैम। हाँ, तो मस्तिष्क के अगले हिस्से को कपाल कहा जाता है। तो कपाल भांति, भांति माने चमकना, तो आपके कपाल पर चमक आती है, यानी कि हम कह सकते हैं मस्तिष्क का शुद्धिकरण होता है, जठराग्नि बढ़ती है कपाल भाति से। ठीक है, तो ये एक क्रिया है, ये एक प्राणायाम नहीं है, पर हाँ हम इसे एक प्राणायाम के रूप में अभ्यास करते हैं, क्योंकि प्राणायाम हमने पढ़ा प्राणों का विस्तार करने वाले अभ्यास को हम प्राणायाम कहते हैं। तो कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जो आपके प्राण का विस्तार भी करती है, लंग्स की कार्य क्षमता भी बढ़ती है इसके द्वारा। तो ये क्रिया के रूप में भी है, एक प्राणायाम के रूप में भी लाभ पहुंचाता है। तो इस कारण इसको एक प्राणायाम के रूप में भी हम आजकल जानते हैं। ठीक है, कपालभाति क्रिया को, लेकिन ये एक क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। और एक ने भी आंसर दिया था अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन, क्या ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? मैम अलग अलग हैं। क्या अंतर है दोनों में? मैम नाड़ी शुद्धि में हम लोग थोड़ा पॉज लेते हैं इनहेल करने के बाद। अनुलोम विलोम में कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है मैम। तो क्या जो योग के लिटरेचर है, जो योग का साहित्य है, योग की बुक्स हैं, उनमें माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो क्या उसमें भी आपने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। तो अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम को मतलब एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस कहा जाता है कि आप एक तरफ से श्वास ले रहे हैं, एक से छोड़ रहे हैं। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को अनुलोम विलोम कहते हैं, जब आप ऑल्टरनेट रूप से उसे कर रहे हैं। लेकिन प्राणायाम के रूप में अगर हम बात करें तो केवल नाड़ी शोधन का ही वर्णन है। ठीक है, लिटरेचर में अनुलोम विलोम नाम से प्राणायाम का वर्णन नहीं है। अनुलोम विलोम केवल ब्रीदिंग, श्वास लेने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो लेकिन शुरुआत के लिए या एक सामान्य व्यक्ति के लिए अनुलोम विलोम भी पर्याप्त है। अगर आप कुंभक बिना लगाए भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अनुलोम विलोम को भी, तो भी आप एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो पर्याप्त है। ठीक है, तो एक सवाल मेरा भी था मैम। जी, मैं पूछने वाला था कि एक्चुअल जो हम लोग अनुलोम विलोम वगैरह कर रहे हैं, भस्त्रिका कर रहे हैं, ये सब में से प्राणायाम का क्या डिफरेंस है? मतलब एक बार रिपीट करिए। एक्चुअल में हम ओरिजिनली अगर मैं पूछना चाहूंगा तो प्राणायाम किसको बोला जाता है, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं तो सोच रहा था कि अनुलोम विलोम भस्त्रिका इसको भी प्राणायाम बोलते हैं बोल के। नहीं, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, लेकिन अनुलोम विलोम एक ब्रीदिंग टेक्निक को, जैसे अगर मैं कहूँ श्वास लेना और छोड़ना, अब मैं श्वास लेना और छोड़ने को प्राणायाम नहीं कहूंगी, श्वास लेना और छोड़ना एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ऐसे ही अनुलोम विलोम ऑल्टरनेट ब्रीदिंग है, मतलब आप एक तरफ से श्वास ले रहे हो, एक तरफ से छोड़ रहे हो, फिर जैसे लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग चल रही है।